हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपको पता है कि हम जो 8वीं एक्सरसाइज थी उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो 9वीं एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उसी एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। आज देखते हैं एग्जाम्पल होते हैं कि नहीं होते। उसके लगभग 7 एग्जाम्पल हैं और उसके बाद में 15 क्वेश्चन है। बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास में भेजिए, ठीक है बच्चों। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपने पेज पे चलते हैं। तो आपके सामने बोर्ड आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें जो दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और उसके बाद में हम शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समझा देता हूँ। क्या चक्कर है, और कोई क्यों रहा है भाई, ये अटक का ही रहा है। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा अटक रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अब नहीं अटक रहा, अब ठीक है, चलो। सबसे पहले तो ये त्रिकोणमिति के ये जो एक्सरसाइज है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज बच्चों। सबसे पहली बात तो ये एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का आएगा। और बच्चों, इतना टफ क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में कोई सा भी नहीं है कि आप लोग कर ना सको। अगर आप लोगों को बेसिक आता है तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें सिर्फ एक ही सूत्र लगता है, वो भी लाल बट्टे कक्का वाला। लाल बट्टा कक्का का अगर सूत्र आप लोगों को आता है तो सब बहुत अच्छा है। वो मैंने आप लोगों को जब 8वीं एक्सरसाइज शुरू करवाई थी तब मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई थी। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके जो क्या क्या इसके बेसिक्स हैं और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा अपने उत्तर की जांच करने का कि अपना जो उत्तर है वो सही है या नहीं है। अधिकतर बार तो लास्ट के आंसर ही इसमें आ जाएगा। अगर आंसर नहीं निकल के आता तो जो आंसर से जस्ट पहली स्टेप है वो निकल के आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि सही है या सही नहीं है। वो तरीका रहेगा सिर्फ आंसर चेक करने का, और उसमें मात्र मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में आप लोग अपना आंसर को चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो चार चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक मिनट। हम्म तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। तीन चार चीजें हैं। एक चीज आती है क्षैतिज, और एक आती है ऊर्ध्वाधर। एक आती है ऊर्ध्वाधर और एक आती है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल। और ऊर्ध्वाधर उसके बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे क्षैतिज बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे वर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। है क्या क्या देखना, कैसी क्या लाइन होती है। जो खड़ी चीज होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और जो सीधी लाइन होती है जिसे हम पड़ी लाइन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसे बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। तो ये क्षैतिज, समझना बात को मेरी को। अगर मेरे पैर से कहे कि पैर से क्षैतिज, मेरे पैर जमीन पे, तो जमीन जो रहेगी वो क्षैतिज रहेगी। अगर मेरी आंख से क्षैतिज से रहे, तो मैं जैसे खड़ा हूं तो मेरी आंख से जो सीधी लाइन जाएगी वो क्षैतिज रहेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्षैतिज लाइन लेनी कहां से। अगर ये किसी की आंख से कोण बन रहा है तो आंख से क्षैतिज लाइन लेनी है। जमीन से बन रहा है तो जमीन ही क्षैतिज हो जाएगी उसके लिए।
और ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइन है उसे हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज तो मुझे ये समझानी थी, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझ गए होंगे। इसके बाद में एक आता है उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण। और एक आता है अवनयन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो अवनमन होता है। तो मैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझा देता हूँ, यानी कि मैं समझा देता हूँ आपको उन्नयन कोण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को सीखना जरूरी है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सबसे पहले इसके बारे में सीखना जरूरी है आप लोगों का। उन्नयन कोण होता है क्या है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये त्रिभुज बना रहा हूं मैंने ये लिया, एक ये है लाइन, ये मान लो कि जमीन है। हमें क्या कह दिया जाए, हमें कह दिया जाए कि जमीन के किसी बिंदु से, जमीन है, जमीन के किसी बिंदु से ये यहाँ पे एक मीनार खड़ी है। मान लो कि एक मीनार खड़ी है, ये जो खड़ी है इसे हमने क्या दे दिया? मीनार। क्या दे दिया? मीनार। क्या एक मीनार खड़ी है, और मीनार के आधार बिंदु, जिसे हम आधार बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधार बिंदु, बेस। और ये आधार बिंदु है, इसे एक शब्द और से भी बोला जाता है, पाद बिंदु। क्या बोला जाता है? पाद बिंदु। तो आधार बिंदु है, इससे जमीन के किसी बिंदु से, आधार के मतलब मीनार के आधार और जमीन के किसी बिंदु से मीनार के शिखर, शिखर यानी चोटी, ये है शिखर, शिखर का उन्नयन कोण, का उन्नयन कोण। पहले चीज तो हमें यह समझ आना चाहिए कि उन्नयन कोण बनता किससे? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी हो गई? क्षैतिज। क्या हो गई? क्षैतिज बनाती है हमेशा शिखर से। क्षैतिज का जो लास्ट पॉइंट है वो किससे बनता है? शिखर से, चोटी से मिलता है। तो तब क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। तब क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। इसका मतलब है क्षैतिज और चोटी के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। क्षैतिज और चोटी के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। तो मैं यही कह सकता हूँ कि क्षैतिज और चोटी के बीच में बनने वाला कोण क्या हो गया? उन्नयन। तो यह नीचे जो कोण बनेगा ये बनेगा उन्नयन। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पे बनता है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो जैसे मेरी आंख है, यहां से मेरी क्षैतिज हो गई और मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर, तो इसका मतलब है ऊपर चोटी की तरफ देख रहा हूं, तो उन्नयन कोण बनेगा हमेशा। ऊपर देखेंगे तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। बस आप तो लोग तो यही चीज रखो उन्नयन और अवनमन में। ऊपर देखोगे तो उन्नयन बनेगा, नीचे देखोगे तो अवनमन बनेगा। ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। नीचे देखोगे तो अवनमन बनेगा, यानी कि डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? डिप्रेशन। समझ गए? तो इस चीज का देखो, यहां से कोई, मान लो कि यहाँ कोई बंदा है और यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, शिखर की तरफ, तो ऊपर देख रहा है ना, तो ये तो क्षैतिज हो गई, और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये कौन बन गया? उन्नयन। यानी क्षैतिज, क्षैतिज और आंख से ऊपर की तरफ देखने की जो लाइन बनती है उनके बीच का कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण कौन सा होगा? जैसे मान लो शिखर पे कोई बंदा बैठा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहां से ऊपर से देख रहा है, तो उसकी आंख का, उसकी आंख का, यहां से देख रहा है वो, तो उसकी आंख की क्षैतिज लाइन तो ये हो गई, ये क्या हो गई? क्षैतिज लाइन। उसकी आंख से ये क्या हो गई? क्षैतिज लाइन। ये क्या हो गई? क्षैतिज लाइन। तो ये क्षैतिज हो गई उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए ये क्षैतिज हो गई। अब ये क्षैतिज है, तो यहां से क्षैतिज की, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, और नीचे की तरफ देखने पर, ऊपर से कहां देख रहा है? नीचे, तो उसकी आंख की क्षैतिज ये हो गई, नीचे देख रहा है, तो ये कौन बनेगा? अवनमन। क्या बनेगा? अवनमन, जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या कहते हैं? डिप्रेशन। और इसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब उन्नयन बनेगा, कब अवनमन बनेगा। तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इसी में समझा दे रहा हूं मैं, कि यहां से कोई मीनार है,
मीनार के इधर से जमीन पे कोई बंदा बैठा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो आधार से, आधार कहाँ पे, आधार लाइन यानी कि आधार की क्षैतिज लाइन और ऊपर की तरफ देखने वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन। इसका मतलब है उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे। और जब कोई बंदा ऊपर बैठा और नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की लाइन तो ये बन गई और क्षैतिज लाइन उसके आंख के सामने की क्षैतिज लाइन रहेगी, तो अवनमन कोण ये ऊपर से नीचे देखने पर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। बस इसी चीज का विशेष ध्यान रखना, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण बच्चों आप लोगों ने जब छठी एक्सरसाइज पढ़ी होगी उसमें, ये उससे पहले आपको 9th में भी समझाया गया होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब ये विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में बनने वाले कोण जो जेड की आकृति बनाते हैं, ये देखो, ये जेड की आकृति बना रहा है, ये कोण हमेशा समान होता है और इन्हें हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण युग्म। तो ये एकांतर कोण युग्म जो होता है वो दोनों के दोनों कोण बराबर होते हैं। वैसे ही देखो, ये रेखा क्षैतिज है यानी कि आंख से सीधी है, और ये भी सीधी, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और यहाँ पे ये वाला कोण ये हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अवनमन और उन्नयन कोण बराबर हो जाएंगे, वो स्थिति पे डिपेंड करेगा, वो स्थिति पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उन्नयन कोण दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ी, हमने तो एक एक ही क्वेश्चन से हमने दोनों सीख लिए, यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है, तो ये अवनमन जितना कोण यहाँ पे रहेगा उतने कोण यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं अलग अलग से समझाऊं, अलग अलग से समझाने का यही है कि ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, और यहां से बंदा देख रहा है, ये कोई वो है खड़ी लाइन, ठीक है, बंदा यहां से देख रहा है, मान लो यहां से इसके ऊपर देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, ये वाला, इस थीटा, ये कौन बनेगा, उन्नयन कोण। कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। और जैसे मान लो कि मैं एक और बना रहा हूं, ये है, एक सीधी लाइन है, यहाँ बंदा है, यहाँ ऊपर बंदा बैठा है और कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रही है, तो हम कहेंगे यहाँ से बंदा देख रहा है, तो जो ये वाला कोण है ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये वाला जो कोण रहेगा इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। अभी ये देखो, ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये कोण थीटा है, तो जेड की आकृति वाला ये जो ये कोण है ये भी क्या रहेगा, थीटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आप आसानी से आराम से समझ गए होंगे। अब इसमें यूज लेना क्या है, हमें क्या यूज में लेना है। सबसे पहले मैंने जब आप लोगों को 8.2 समझाई थी तो उसका एक एग्जाम्पल आया था, दो एग्जाम्पल आए थे, मैंने कहा था कि वो 9 ही एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम में आएंगे। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ कि निकालना कैसे है। ये मैंने ये बेसिक थोड़ा सा समझा है, उन्नयन और अवनमन। अब देखना, जैसे कि ये है, जैसे कि हमारे पास में ये त्रिभुज में बना रहा हूँ एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या है कि इसमें हमें बनाना है, जैसे कि ये कोण जो है ये हमें दे दिया 30 डिग्री, ये कोण कितना दे दिया हमें, 30 डिग्री। और ये जो आधार लंब है ये दे दिया 5, ये कितना दे दिया 5। हमें ये आधार निकालना और ये लंब निकालना है, ये सॉरी कर्ण निकालना है।
तो चलो हमें पहले लंब अपने को कितना दिया है 5, लंब अपने को कितना दिया है 5, ये आधार है और ये क्या है कर्ण। तो पहले चलो आधार निकालते हैं, लंब से आधार, लंब से क्या निकालेंगे आधार। तो बच्चों लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में ऐसा सूत्र देखो जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो। ये तो साइन का सूत्र है, ये कोस का और ये किसका, टेन का। टेन में देखो, ये टेन में लंब और आधार है, तो टेन का सूत्र क्या है, टेन का सूत्र है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन, यहाँ पे थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना दे दिया गया हमें 5 डिग्री। लंब को हम 4 मानते हैं, लंब को हम कितना लेके चल रहे हैं, 4 ले रहे हैं, लंब को हम मान के चल रहे हैं 4, लंब को माना 4, 4 टेन 30 और लंब कितना है 4 है। हमें निकालना है क्या, आधार, आधार मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, आधार क्या है बी सी, आधार क्या अपना बी सी है। तो ये लो जी बी सी, टेन 30, टेन 30 का मान होता है बच्चों, टेन 30 यहाँ से लिखोगे, जो टेन 30 है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ पे लगाओ, टेन 30 की जगह लगाएंगे 1/√3 बराबर, बराबर, बराबर क्या है 4/BC। ये वज्र गुणा करेंगे, BC को 1 से गुणा करेंगे तो BC बराबर 4 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4√3। तो ये जो आधार है ये आ गया 4√3, ये आधार आ गया 4√3, आधार आ गया 4√3। ठीक है, अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए लंब और कर्ण वाला लगा लो। अब तो आधार भी आ गया, तो आधार और कर्ण वाला भी लगा सकते हैं, लंब और कर्ण वाला लगा लो, नहीं आधार और कर्ण वाला लगाओ, लंब और कर्ण से निकालते हैं। लंब और कर्ण का सूत्र है साइन थीटा का, क्या है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना वही है 30 डिग्री, लंब की वैल्यू कितनी है 4 है, कर्ण, कर्ण क्या है AC, कर्ण को क्या लिख दो, नहीं AC लिख दो। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 4/AC, AC को 1 से गुणा करेंगे तो AC और 4 दूनी 8, क्या आ गया 8 आ गया। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 8। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे अगर यही चीज हम कोस से निकालते, मतलब लंब से नहीं, हम मान लो कि हमारे अपने पास में लंब नहीं है, अपने पास में क्या है आधार है, कर्ण नहीं है, आधार है 4√3, आधार कितना है 4√3, तो हमें कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस सूत्र में है कोस थीटा में, कोस थीटा बराबर आधार बटे क्या है कर्ण। कोस थीटा का मान कितना है 30, आधार का मान कितना है 4√3 और कर्ण का मान अपने पास में है नहीं जो कि AC है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 4√3 बटे क्या है AC। क्या करेंगे वज्र गुणा, AC को √3 से गुणा करेंगे तो √3 AC, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 √3, √3 इधर गुणा में उधर जाएगा, किस में जाएगा उधर जाएगा बच्चों भाग में, √3 से √3 कट गया, तो AC का मान कितना आ गया 8। अभी देख लो AC का मान 8 है, साइन से भी AC का मान क्या आया था 8। तो ये चीजें आप लोगों को जरूरी है समझनी कि सबसे पहले तो आपको एक भुजा दे दी, एक तो क्या दे दी भुजा और एक क्या दे दिया कोण। सबसे पहले ये चीज कि एक भुजा दे दी और एक कोण दे दी, 3 चीजें हैं अपने पास में, क्या है 2 चीजें देगा एक पूछेगा, यानी कि भुजा क्या क्या रहेंगे, भुजा रहेगी, एक और भुजा रहेगी और एक क्या रहेगा कोण। क्या करेगा एक भुजा दे दे, एक कोण दे दे, तीसरी एक भुजा पूछ ले, दोनों भुजा दे दे तो क्या पूछेगा कोण, दोनों भुजा देने के बाद में क्या पूछेगा कोण। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, एक त्रिभुज बना रहा हूं, जैसे ये है, हमें 2 भुजा दे दी और ये कोण हमें पता करना है, इस कोण का हमें पता करना है, जो ये कोण है इसको नाम दिया मैंने ABC। ये भुजा दे दी 4 और ये भुजा दे दी मान लो कि 3, हमें ये कोण पता करना है। चलो ठीक है, लंब दे दिया, क्या दे दिया लंब दे दिया और आधार दे दिया। तो लंब और आधार के लिए सूत्र कौन सा रहता है बच्चों tan थीटा, कौन सा सूत्र रहता है tan थीटा। इस तरीके से ये 4 अगर 3 हम लगाते हैं ऐसी वैल्यू नहीं देगा, हमेशा 4 और 3 की वैल्यू ये कभी भी नहीं देगा।
वैल्यू वही देगा, कोण निकालने के लिए वैल्यू वही देगा जिससे ये सेटिस्फाई हो सके। जैसे हम पिछले त्रिभुज वाली ले लेते हैं, जिससे वैल्यू निकल भी सके, ऐसी वैल्यू कभी नहीं देगा कि निकले नहीं। तो चलो पिछले ले लेते हैं। लंब क्या था, हमने 4 लिया था। लंब क्या था, यहाँ पे 4 था, आधार था 4√3, ये था 4 और ये था 4√3। चलो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटा का का से, किससे, देखो ये लाल बटा का से tan का होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 4, लंब की वैल्यू कितनी है 4, आधार की वैल्यू है 4√3, कितनी है 4√3, 4 से 4 कट जाएगा, tan थीटा 4 से 4 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर कितना बच गया 1, नीचे बच गया √3। तो tan 1/√3, tan में किसका मान है, ये 1/√3, tan थीटा में 1/√3 किसका मान है बच्चों, ये है tan 30 का, किसका है tan 30 का। तो tan थीटा बराबर, इसकी जगह लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री। तो tan से tan कट जाएगा, तो तब थीटा बराबर क्या बच गया 30 डिग्री। थीटा का मान आया कि नहीं आया 30 डिग्री, देखो पहले 30 डिग्री था ये, देखो। तो हम दो भुजाओं से हम थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने को ये नहीं देता, हमें जो भुजा है ये 4 नहीं दी, हमें सिर्फ आधार दिया और कर्ण की वैल्यू दे दी 8। कर्ण की वैल्यू कितनी दे दी 8। बोलो अब निकालो कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किस सूत्र में, कोस थीटा में, किसमें कोस थीटा में। कोस थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो कोस थीटा बराबर कर्ण, कर्ण का मान कितना है 8, आधार का मान कितना है 4 सॉरी, कर्ण बटे आधार नहीं, कर्ण बटे आधार नहीं होता बच्चों, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 4√3 और कर्ण का मान है 8। तो कोस थीटा बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया √3/2। और कोस थीटा बराबर √3/2। कोस में किसका मान होता है, कोस 30 का ही मान होता है, किसका होता है कोस 30 का। तो कोस से कोस कट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आई होगी। मान लो हमें ये आधार नहीं दिया, हमें कर्ण तो दे दिया, आधार नहीं दिया, इस बार हमें क्या दे दिया, लंब दे दिया, लंब दे दिया 4। बोला कि अब निकालो। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के लिए सूत्र लगता है साइन थीटा, क्या लगता है साइन थीटा, सूत्र लगता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, लंब की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 8। तो साइन थीटा बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो लगाओ, ये साइन थीटा है, 1/2 की जगह लगाएंगे साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दो भुजाओं से हम कोण कैसे निकाले और एक भुजा और एक कोण से दूसरी भुजाएं कैसे निकाले। इस पूरी एक्सरसाइज में यही है। इसके अलावा तो आप लोगों का खुद का कॉमन सेंस काम में करेगा। अगर आपका कितना कॉमन सेंस उस क्वेश्चन में लगाते हो वही काम करेगा। और बाकी इस पूरी एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ नहीं है कि कोण दे दिया, एक भुजा दे दी, दूसरी भुजा निकालनी है, या दो भुजा दे दी, कोण निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट, एक्सरसाइज ले लेते हैं हम यहाँ से। गणित मैथ 50। ये एक्सरसाइज से पहले हम ये देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. हिंदी में पढ़ देता हूँ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। धरती पर
एक मीनार, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये सामने जो चित्र है वो आपकी बुक में दिया गया है। ये मैंने चित्र इसलिए लिखा है दिखाने के लिए, बाकी हम एग्जाम में ऐसा चित्र नहीं बनाएंगे। एग्जाम में हम अपने हिसाब से चित्र बनाएंगे बच्चों, ठीक है। कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये धरती है, बना रहा हूं मैं चित्र। हम जो चित्र बनाएंगे कि ये धरती है, ये क्या है धरती, और ये एक मीनार क्या खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है जी। ये मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, ये धरती का वो बिंदु ये है, मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है। यानी कि मीनार का ये आधार है और ये धरती का ये बिंदु है। जो ये दूरी दे दी है ये हमें दे दी 15 मीटर। कितनी दे दी? 15 मीटर। कि धरती के एक बिंदु से मीनार के आधार से, जो कि 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर ये बिंदु है। मीनार के आधार से धरती पर कोई बिंदु 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का, यहां से मीनार के शिखर का जो ये कोण है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और उसने खुद ने कहा कि उन्नयन कोण है, मतलब नीचे से कहां देख रहे हैं? ऊपर। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर देखना, अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे देखना। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये है ए। बी से हमें क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। इस तरीके से आप चित्र बनाओगे, इस तरीके से नहीं। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि बुक में ऐसा दिया गया है। आप लोग ऐसा थोड़ी ना ये मीनार बना पाओगे, मीनार थोड़ी ना बनानी है हमें। मीनार बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बनानी है, ठीक है। हमें सिंपल से ऐसा त्रिभुज बनाना है। इसे हम क्या कहेंगे? ये है मीनार। ये क्या है? मीनार। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मीनार की हमें ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई क्या है? ए बी। ऊंचाई क्या है? ए बी। हमें दिया गया क्या है? थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। और जो बच गई वो क्या होती है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। हमें लंब चाहिए। क्या चाहिए? लंब। मीनार की ऊंचाई लंब है तो लंब चाहिए। हमें दिया गया क्या? आधार दिया गया। लंब और आधार, लंब और आधार के लिए सूत्र कौन सा है? लाल बटे कक्का में लंब और आधार के लिए सूत्र कौन सा है? टेन का। कौन सा है? टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लिखोगे। और उसके बाद में टेन थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो लिखो। थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। लंब की वैल्यू अपने पास में है नहीं, और तो हम क्या लिखेंगे? वो ए बी है। आधार, आधार का मान कितना दिया गया है हमें? 15 मीटर। कितना दिया गया है? 15 मीटर। देखो थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया। लंब का मान क्या है? कुछ नहीं है, तुमने ए बी लिख दिया। आधार, ये आधार कितना? 15 मीटर। आधार बराबर कितना है? 15 मीटर। ये लिखना भी है बच्चों, ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट डायरेक्ट ही लगाओ। ये चीजें लिखनी है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लगाओ टेन थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान क्या है? कुछ नहीं है, ए बी लिखा हुआ है, बटे आधार, आधार का मान कितना है? 15। आधार का मान कितना है? 15। फिर यहां से लिखोगे टेन 60 डिग्री का मान जो बच्चों होता है वो होता है √3। कितना होता है? √3। तो यहां से लगाओ टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में क्या है? ए बी। ऐसे कैसे है? 15। ऐसे कैसे? इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया हमने? एक। एक लगा के क्या करना? वज्र गुणा। और ये चीजें हमें लिखनी है कि वज्र गुणा करने पर ए बी को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? ए बी बराबर 15 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 15√3। और ए बी यही है मीनार की ऊंचाई। तो क्या लिखोगे? लास्ट में लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। तो ये चीज भी आप लोगों को लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों ये था उदाहरण नंबर 1, जो बिल्कुल आसान सा था, बिल्कुल आसान था, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये से ये भी क्वेश्चन अभी तो करवाया क्या मैंने, अभी तो करवाया ना मैंने आप लोगों को। वैसा का वैसा ही है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल नंबर 2 है, इधर है इंग्लिश में और इधर क्या है हिंदी में। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में बच्चों आप पढ़ लेना। मैंने जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से ये लिखा है इंग्लिश में, बाकी वो पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। हिंदी में मैं इधर पढ़ रहा हूँ कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर ऊंचा खंबा है। सबसे पहले मैं खंबा बना देता हूँ। ये खंबा है, कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। बच्चों लाइट चली गई है, तो हम इस क्लास को थोड़ी सी देर बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों?